नमस्कार दोस्तों जी, तैस के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की जो हमारी क्लास है, हम इसमें सामान्य हिंदी पर चर्चा करेंगे। सामान्य हिंदी यानी वर्णमाला से शुरुआत करेंगे हम लोग। सबसे बेसिक टॉपिक जो है वो वर्णमाला है। तो आज हम हिंदी वर्ण और वर्णमाला के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे। हिंदी वर्णमाला। वर्णमाला में सबसे पहले हम लोग जो चर्चा करेंगे वो वर्ण की करेंगे। वर्ण होता क्या है, फिर वर्णमाला किसे कहते हैं, इस पर विशेष रूप से हम लोग वर्णों के भेद प्रभेद आदि पर विशेष रूप से चर्चा करेंगे। हिंदी जो है, इसकी मानक वर्णमाला 1966 में प्रकाशित हुई। हिंदी की जो मानक वर्णमाला है, इसका प्रकाशन 1966 ईस्वी में प्रकाशित हुआ ये मानक वर्णमाला। वर्ण की अगर हम बात करें कि वर्ण क्या है, तो वर्ण जो है ये भाषा की सबसे छोटी और अखंड इकाई है। वर्ण जो होते हैं ये भाषा की लघुतम एवं अखंड्य इकाई है। भाषा की सबसे छोटी इकाई और अखंड्य होते हैं, मतलब इन्हें खंडित नहीं किया जा सकता। दूसरी चीज, वर्ण जो होते हैं इनमें अर्थ समाहित नहीं होता, यानी वर्ण जो है वो निरर्थक इकाई है। वहीं अगर ये पूछे कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, तो तब आपका उत्तर होना चाहिए शब्द, क्योंकि शब्द जो होते हैं वे सार्थक होते हैं, वर्ण जो होते हैं ये अर्थ रहित होते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई तो है वर्ण, लेकिन निरर्थक है, अखंड है, इसे खंडित नहीं किया जा सकता। और वर्णों का जो समूह है उसको हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को क्या कहा जाता है, तो वर्णमाला। मतलब वर्णों का जो क्रमिक व्यवस्थापन है, वर्णों के जो समूह है, इन्हीं को हम वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला जो है वो 2 भागों में विभाजित करके पढ़ी जाती है। हिंदी वर्णमाला 2 भागों में बांटते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। अच्छा, यहां यदि आपसे प्रश्न ये किया जाए कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितनी है, वर्णों की कुल संख्या, तो हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या जो निर्धारित की गई है वो है 52। ये ध्यान रखेंगे, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या जो निर्धारित की गई है वो 52 की गई है। यदि आपसे ये पूछा जाए कि हिंदी वर्णमाला में मूल वर्णों की संख्या, मूल वर्णों की संख्या, तो मूल वर्णों की जो संख्या है वो निर्धारित की गई है 44। मूल वर्ण से मतलब यह हुआ कि मूल व्यंजन और मूल स्वर। तो आप सभी को ज्ञात है कि मूल व्यंजन जो है वो 33 होते हैं और मूल जो स्वर कुल हैं वो 11। तो स्वर और इनको मिलाकर के टोटल ये कितना होता है, तो ये 44 हो जाता है। तो इस तरह से कई बार ये संख्या से संबंधित प्रश्न भी किए जाते हैं। अब हम इस पर चर्चा करेंगे, वर्णमाला के वर्णों पर स्वर और व्यंजन।
स्वर जो होते हैं ये स्वतः उच्चारित होते हैं, स्वतः, या यूं कहें कि स्वतंत्र। हिंदी वर्णमाला में जो स्वर होते हैं ये स्वतंत्र उच्चारित कहिए चाहे स्वतः उच्चारित कहिए होते हैं, और जो व्यंजन होते हैं, व्यंजन जो होते हैं ये स्वर की सहायता से उच्चारित होते हैं। व्यंजनों का उच्चारण जो होता है वो स्वरों की सहायता से, स्वर की सहायता से होता है। जितने भी व्यंजन होते हैं आपके वर्णमाला में वो सारे के सारे क्या होते हैं, अकारांत होते हैं। मतलब सबके अंत में अकार जुड़ा होता है, यानी अ की ध्वनि जो है वो जुड़ी होती है। तो स्वर व्यंजन की परिभाषा की अगर हम बात करें तो स्वर जो है ये स्वतंत्र उच्चारित वर्ण है, और व्यंजन जो हैं ये स्वर की सहायता से उच्चारित वर्ण होते हैं, जिन्हें अकारांत भी कह सकते हैं आप, क्योंकि हर व्यंजन के अंत में अकार की ध्वनि जो है वो होती है। अब इसमें एक एक को, पहले हम स्वर माला की बात करेंगे। स्वर, स्वर जो है, स्वरों की कुल संख्या जो निर्धारित की गई है वो 11 की गई है। अब इसके जो भेद प्रभेद किए जाते हैं, कई आधारों पर भेद प्रभेद किए जाते हैं। पहले हम स्वर का जो भेद करेंगे वो उत्पत्ति, प्रकृति या रचना के आधार पर, उत्पत्ति कहें या प्रकृति कहें या रचना कहें के आधार पर। उत्पत्ति, प्रकृति या रचना के आधार पर स्वर के भेद। तो उत्पत्ति, प्रकृति या रचना के आधार पर स्वर के मूलतः 2 भेद किए जाते हैं। मूल स्वर और दूसरा है आपका संधि स्वर। मूल स्वर जो हैं ये स्वतंत्र स्वर होते हैं, और संधि स्वर जो हैं ये 2 मूल स्वरों के योग से बने होते हैं। मूल स्वरों की संख्या जो है वर्णमाला में 4 है। मूल स्वर हम अ, ई, उ और री, इन चारों को मूल स्वर कहा जाता है। इसके अतिरिक्त जो संधि स्वर हैं ये 2 स्वरों की संधि से बने हुए स्वर हैं, 2 स्वरों के मेल से बने हुए स्वर हैं। तो इसे आप व्युत्पन्न स्वर भी कह सकते हैं, चाहे संधि स्वर कहें चाहे व्युत्पन्न स्वर कहें, एक ही बात होता है। व्युत्पत्ति हुई है यानी 2 स्वरों के मिलने से ये व्युत्पन्न हुए हैं, 2 स्वरों की संधि के द्वारा बने हुए हैं। इसमें जो संधि होती है स्वरों की वो 2 प्रकार से होती है, इसलिए जितने भी संधि स्वर हैं, जितने यानी 7, तो ये जो भी संधि स्वर हैं इनको 2 वर्गों में रखा जाता है, 2 कैटेगरीज में रखा जाता है। एक को कहते हैं दीर्घ और दूसरे को कहा जाता है संयुक्त। दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। यहां इन 2 वर्गों में रखने के पीछे कारण क्या है? दीर्घ स्वर हम उन स्वरों को कहते हैं जो 2 समान स्वरों के जुड़ने से बने होते हैं, यानी आ, दीर्घ ई और दीर्घ उ। ये 3 स्वर ऐसे हैं जो 2 समान स्वरों के जुड़ने से बनते हैं। जैसे अ की हम बात करें तो, आ की बात करें तो अ के साथ अ के संयोग से ये बन जाता है। दीर्घ ई की बात करें तो 2 ह्रस्व ई के संयोग से दीर्घ ई बन जाता है। दीर्घ ऊ की बात करें तो 2 ह्रस्व ऊ के संयोग से दीर्घ ऊ बन जाता है। तो चूंकि ये समान स्वरों के जुड़ने से बने हैं इसीलिए इनको हम दीर्घ के अंतर्गत रखते हैं। संयुक्त स्वर हम उन स्वरों को कहेंगे जो 2 असमान स्वरों के जुड़ने से बनते, यानी इसमें जो 2 स्वर मिलते हैं वो दोनों असमान होते हैं, एक दूसरे से भिन्न होते हैं। इसके अंतर्गत 4 ए, ओ, औ, ये 4 स्वर जो है इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे हम ए की बात करें तो अ के साथ जब ई का संयोग होता है तो ए बनता है।
वहीं जब अ के साथ ए का संयोग होता है तो ए बनता है। अ के साथ जब ऊ का संयोग होता है तो ओ बनता है। ठीक इसी प्रकार अ के साथ जब ओ का संयोग होगा तो औ बनेगा। तो यहां पर हम देखते हैं कि ये दो असमान स्वरों के जुड़ने से बने हुए हैं, इसलिए इनको संयुक्त की श्रेणी में रखा जाता है। तो ये तो जो भेद हुए आपके दो, ये उत्पत्ति के आधार पर कहें, चाहे प्रकृति के आधार पर कहें, चाहे रचना के आधार पर कहें। अब इसके बाद स्वर भेद जो हैं, ये मात्रा कहें, चाहे कालमान कहें, चाहे उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर, मात्रा के आधार पर कहें, चाहे कालमान के आधार पर कहें, चाहे उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर कहें, इस आधार पर स्वर के तीन भेद किए जाते हैं। इस आधार पर स्वर के तीन भेद हैं, ह्रस्व, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, और तीसरा है आपका प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब ह्रस्व स्वर उन स्वरों को कहा जाता है जिनके उच्चारण में इकाई समय लगता है या सबसे कम समय लगता है। दीर्घ स्वर हम उन स्वरों को कहेंगे जिनके उच्चारण में ह्रस्व के 2 गुना समय लगता है। और प्लुत स्वर हम उन स्वरों को कहते हैं, उस स्वर को कहते हैं जिसके उच्चारण में ह्रस्व के 3 गुना समय लगता है। मतलब सिंपल सा फंडा यह है यहाँ पर कि ह्रस्व जो है वो एक मात्रिक इकाई समय लगता है, एक मात्रा का समय लगता है। दीर्घ स्वर जो है ये द्विमात्रिक, यानी ह्रस्व के 2 गुना समय लगा। और प्लुत स्वर जो होता है ये त्रिमात्रिक होते हैं, यानी ह्रस्व के 3 गुना समय लगता है। अब कौन से ह्रस्व में रखे जाते हैं, कौन से दीर्घ में रखे जाते हैं, कौन सा स्वर प्लुत स्वर होता है, इसके लिए जो मूल स्वर होते हैं अ, ई, उ, री, ये 4 जो हैं ये आपके ह्रस्व स्वर होते हैं। इसके अतिरिक्त जितने हैं 7 के 7 वो आपके दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं, अर्थात आ, ई, उ, ए, ओ, औ। ये 7 के 7 जो हैं ये दीर्घ स्वर के अंतर्गत रखे जाते हैं। प्लुत स्वर जो है इसका जो संकेत होता है वो देवनागरी अंक 3, देवनागरी अंक, देवनागरी का अंक जो होता है 3 वही इसका संकेत होता है। और प्लुत स्वर का प्रयोग जो है वो हिंदी लेखन में बहुत ही कम है। इसकी गणना संस्कृत के स्वरों में की जाती है। प्लुत स्वर जो है ये मूल रूप से संस्कृत का स्वर है, लेकिन प्लुत स्वर का प्रयोग हिंदी में हम संवाद लेखन में, संवाद बोलने में या संबोधन में करते हैं। तो इसमें क्लियर है, इसके 3 गुना, ह्रस्व के 3 गुना समय लगता है। तो यह है आपका मात्रा, कालमान या उच्चारण के आधार पर स्वर के भेद। नेक्स्ट जो है मुख विवर। मुख विवर यानी माउथ कैविटी, खुलने।
बंद होने के आधार पर। मुख विवर जो होता है वो उसके खुलने या बंद होने के आधार पर स्वर के कितने भेद किए जाते हैं। तो मुख विवर खुलने या बंद होने के आधार पर स्वर जो हैं इनके 4 भेद किए जाते हैं। मुख विवर खुलने या बंद होने के आधार पर स्वर के 4 भेद। पहला विवृत, दूसरा अर्धविवृत, तीसरा संवृत, चौथा अर्ध संवृत। विवृत, अर्धविवृत, संवृत और अर्ध संवृत। अब यहां देखिए, विवृत का मतलब होता है विस्तार, जिसमें मुंह ज्यादा खुलता है, यानी मुख का ज्यादा विस्तार होता है, उसको हम विवृत के अंतर्गत रखते हैं। अर्धविवृत का मतलब हुआ जिसमें विवृत की अपेक्षा कम खुले। संवृत का मतलब जिसमें मुख विस्तार की बजाय सिकुड़ता है। और अर्ध संवृत का मतलब हुआ जिसमें कम सिकुड़ता है। अब यहाँ पर ये आपसे लॉजिक तो नहीं पूछे जाएंगे कि क्यों कहा जाता है, बट आपको ये फैक्चुअली याद रखना है कि कौन विवृत होता है, कौन अर्धविवृत होता है, कौन संवृत होता है तथा कौन अर्ध संवृत होता है। तो विवृत आ जो है ये विवृत, इसमें मुख का सबसे ज्यादा विस्तार होता है। यही रीजन है कि कई बार जैसे हम लोग बच्चों को मुंह खोलने के लिए कहते हैं तो कहते हैं आ करो। आ करने का मतलब मुंह पूरा खोलो। तो इसमें आ जो स्वर है ये विवृत होता है। औ, ए, औ, इसमें विस्तार तो होता है लेकिन विवृत की अपेक्षा कम होता है। औ, ए, औ जो हैं इनको अर्ध विवृत के कैटेगरी में रखा जाता है। इसके बाद आपका संवृत। संवृत में आपका छोटा ई, बड़ा ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। ह्रस्व और दीर्घ ई तथा ऊ इसके अंतर्गत आते हैं। अर्ध संवृत के अंतर्गत ई, ऊ में आप देखते हैं कि मुख में संकुचन होता है। अर्ध संवृत ए, ओ। तो इस तरह से मुख विवर खुलने या बंद होने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं जिह्वा की स्थिति के आधार पर स्वर के उच्चारण में जीभ की स्थिति जो रहती है, जिह्वा की स्थिति के आधार पर। जिह्वा की स्थिति से मतलब यह है कि कुछ स्वर ऐसे हैं जिनके उच्चारण में जीभ का अग्रभाग उठता है, कुछ के उच्चारण में जीभ का पिछला भाग उठता है और कुछ के उच्चारण में जीभ जो है वो उदासीन अवस्था में रहता है, ना आगे का भाग उठेगा ना पीछे का, न्यूट्रल फेज में रहता है, उदासीन स्थिति में रहता है। तो ये 3 परिस्थितियां बन रही हैं जिह्वा की, आगे का हिस्सा, पीछे का हिस्सा और उसका उदासीन होना। तो इस तरह से जिह्वा की स्थिति के आधार पर स्वर के जो भेद बनते हैं वो आपके 3 भेद बनते हैं। पहला अग्रस्वर, दूसरा मध्य स्वर और तीसरा पश्च स्वर। तो इस प्रकार जिह्वा की स्थिति के आधार पर अग्र, मध्य और पश्च। अब हम अग्र की बात करें तो इसमें ई, ए, ऐ, इसका उच्चारण करके आप देखेंगे इसमें जीभ का अगला हिस्सा जो है वो ऊपर को उठता है, इसलिए इनको
अग्र स्वर में रखा जाता है। मध्य स्वर यानी जिसमें जीभ जो है वो उदासीन अवस्था में रहता है, यानी अ बोल के देखेंगे आप पाएंगे कि जीभ जो है उदासीन अवस्था में है। अब जो रेस्ट बचे हुए हैं वे सारे के सारे किस में आते हैं? पश्च स्वर में। अब क्या बचा हुआ है देखिए, आ, उ, ओ, औ। ये जो स्वर हैं ये आपके पश्च स्वर, इसमें जीभ का पिछला हिस्सा जो है आपका उठता है। तो इस तरह से जिह्वा की स्थिति के आधार पर जो स्वर भेद किए जाते हैं वो 3 होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। आपको यहाँ बस ये ध्यान रखना है कि किस किस को अग्र स्वर कहा जाता है, किसको मध्य स्वर कहा जाता है और किसको पश्च स्वर कहा जाता है। नेक्स्ट, होठों की स्थिति के आधार पर, होठों की स्थिति के आधार पर होठों की स्थिति के आधार से मतलब यह हुआ कि कुछ के उच्चारण में होठ फैलते हैं, कुछ में कम फैलते हैं, कुछ में सिकुड़ते हैं, कुछ में अपेक्षाकृत कम सिकुड़ते हैं। तो इस तरह से होठों की स्थिति के आधार पर भी आपके जो भेद बनेंगे वो स्वर के 4 भेद बन जाएंगे। कुछ में फैलाव, कुछ में अपेक्षाकृत कम फैलाव, कुछ में सिकुड़ाव, कुछ में अपेक्षाकृत कम सिकुड़ाव। तो इसके आधार पर प्रसृत पहला, प्रसृत दूसरा, वर्तुल। अब देखिए प्रसृत जो शब्द है, प्रसृत का मतलब क्या हुआ? प्रसार, मतलब जिसमें होठों में प्रसार होता है। तो प्रसार वाला मामला जो है वो आप देखेंगे ई, ए। इसमें क्या होता है? होठों में प्रसार होता है। दूसरा वर्तुल, वर्तुल का मतलब जिसमें होंठ थोड़ा सा वर्तुलाकार हो यानी गोलाकार हो। तो इसमें आप देखेंगे ह्रस्व उ, दीर्घ उ, ओ, औ। इनका उच्चारण करके देखेंगे, इसमें होंठ जो है वो गोलाकार बनेगा, उ, ओ, औ, ऐसा उच्चारित करेंगे तो ये क्या होगा? होंठ आपका गोलाकार होगा। तीसरा जो है वो है अर्धवर्तुल। अर्धवर्तुल का मतलब ये हुआ कि जिसमें होंठ जो है वो आधा ही गोलाकार हो। तो आ बोल के देखेंगे, आ में अर्धवर्तुल की स्थिति होती है। चौथा जो होता है वो होता है उदासीन, जिसमें होठों में न फैलाव होगा न सिकुड़ाव होगा। वो स्वर है आपका अ बोल के देखेंगे, न होठों में फैलाव होगा न सिकुड़ाव होगा, तो इसलिए इसको कहा जाता है उदासीन। तो इस तरह से होठों की स्थिति के आधार पर ये स्वर के भेद किए जाते हैं। अब हम देखेंगे अनुनासिकता। के आधार पर अनुनासिकता के आधार पर यानी अनुनासिक उन ध्वनि उस ध्वनि को कहा जाता है जिसके उच्चारण में मुख विवर के साथ साथ नासिका छिद्र से भी, नॉस्ट्रिल से भी हवा निकले, यानी जिसका उच्चारण मुख के साथ साथ नाक से भी हो। तो इस आधार पर 2 भेद किए जाते हैं। पहला सानुनासिक और दूसरा निर्नुनासिक। सानुनासिक और निर्नुनासिक ये आपका होठों अनुनासिकता के आधार पर ये 2 भेद किए जाते हैं। सानुनासिक का मतलब ये हुआ कि जिसका उच्चारण मुख के साथ साथ नासिका से भी हो, और निर्नुनासिक
मतलब जिसका उच्चारण नासिका से न हो। तो जितने भी स्वर हैं स्वरमाला में, वे सभी लेखन के आधार पर सानुनासिक भी हो सकते हैं, निर्नुनासिक भी हो सकते हैं। दोनों ही परिस्थितियां हैं, क्योंकि अंग की बिंदी सभी पे लगाई जा सकती है। तो जब अंग की बिंदी लग जाती है तो वो सानुनासिक हो जाता है, और जब अंग की बिंदी नहीं रहती है तो वो निर्नुनासिक होता है। और ट्रेडिशनली जो है वो एक स्वर अंग जो होता है, जब उसे स्वर में नहीं रखा जाता है, क्योंकि इसीलिए उसकी गणना यहाँ पर हमने नहीं की। अंग अह जो होते हैं इनको स्वर के टोटल में नहीं जोड़ा जाता, भले लिखा अवश्य जाता है लेकिन ये स्वर के टोटल में जोड़े नहीं जाते। तो यहाँ पर सारे स्वर जो हैं उस पर अंग की बिंदी यानी अनुस्वार की मात्रा लगाई जा सकती है। तो इसलिए सभी जब अनुस्वार की मात्रा लग जाए तो वो सानुनासिक कहलाएंगे, जब अनुस्वार की मात्रा नहीं हो तब वे निर्नुनासिक कहलाएंगे। भेद पूछे अनुनासिकता के आधार पर तो दो, सानुनासिक और निर्नुनासिक। इसके बाद जाति के आधार पर, जाति के आधार पर भी स्वर भेद पूछ लिए जाते हैं कई बार। तो ये ध्यान रखेंगे, जाति या वर्ण के आधार पर यदि स्वर भेद पूछे जाएं तो दो भेद होते हैं। जाति या वर्ण के आधार पर स्वर के दो भेद, सजातीय कहें चाहे सवर्ण कहें स्वर, और दूसरा विजातीय या असवर्ण। तो जाति या वर्ण के आधार पर भी दो भेद होते हैं, सजातीय स्वर और विजातीय स्वर। अब जैसे आप देखिए अ आ, ये आपस में सजातीय हो गए, ई ई सजातीय हो गए, ऊ सजातीय हो गए। ये एक ही जाति के छोटे या बड़े हैं। विजातीय स्वर इसके अतिरिक्त जो भी बचते हैं उनको विजातीय स्वर कहा जाता है। अ आ सजातीय हो गया, छोटा ई बड़ा ई सजातीय हो गया, छोटा ऊ बड़ा ऊ सजातीय हो गया। शेष सभी जो हैं वो क्या हो जाएंगे, आपके विजातीय या असवर्ण स्वर कहलाएंगे, क्योंकि वो दो अलग अलग स्वरों के मेल से बने होते हैं। तो ये है आपकी पूरी स्वरमाला। अब स्वरमाला में एक चीज आपने और देखा होगा, स्वरमाला में दो और संकेत लिखे जाते हैं, अंग और अह। ये दो संकेत जो हैं, अंग जो है ये अनुस्वार की मात्रा के लिए प्रयुक्त होता है, और अह जो है ये विसर्ग की मात्रा के लिए प्रयुक्त होता है। अंग और अह, अब ये चूंकि संकेत के हिसाब से स्वर ठहरते हैं और उच्चारण के हिसाब से ये दोनों व्यंजन ठहरते हैं। संकेत जो है वो स्वर का है और उच्चारण प्रकृति के आधार पर ये व्यंजन। तो अब इन्हें स्वर में रखा जाए या व्यंजन में रखा जाए, ये बड़े एक विवाद का विषय बना। तो इसलिए इसको एक अलग, इसके लिए कोट निर्धारित की गई, इसके लिए एक अलग नामकरण किया गया, और इन दोनों को एक साथ अयोगवाह ध्वनि कहा जाता है। ये दोनों क्या हैं, अयोगवाह ध्वनियां। अंग और अह को अयोगवाह ध्वनि कहा जाता है। और ये नाम जो दिया गया अयोगवाह, ये पंडित या आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने दिया। अयोगवाह ध्वनि जो नाम दिया गया है ये पंडित किशोरीदास वाजपेयी के द्वारा दिया गया। शाब्दिक तौर पे देखें तो देखिए अ योग वाह, यहां पर आपको तीन शब्द दिखाई देंगे। अ उपसर्ग के साथ योग और वाह दो शब्द जुड़े हुए हैं। अ मतलब बिना,
योग मतलब जुड़े, वाह मतलब वहन हो यानी वहनीय हो यानी कैरी हो। मतलब ये हुआ अयोगवाह शब्द का कि बिना जुड़े हुए जो साथ चले, यानी ये जो दो संकेत हैं अंग और अह, ये ना तो स्वर के टोटल में जोड़े जाते हैं न व्यंजन के टोटल में जोड़े जाते हैं, लेकिन वर्णमाला के टोटल में इन्हें जोड़ा जाता है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए पंडित जी ने इसे अयोगवाह नाम दिया और इसके लिए एक अलग कोटि निर्धारित कर दी, इसीलिए इन्हें अयोगवाह ध्वनियां कहा जाता है अंग और अह को। पंडित किशोरीदास वाजपेयी जो हैं इन्होंने हिंदी शब्दानुशासन शीर्षक से हिंदी का मानक व्याकरण लिखा है, जिसके लिए इन्हें हिंदी का पाणिनि भी कहा जाता है। तो इनकी जो रचना है हिंदी शब्दानुशासन, और इसी रचना के लिए इनको हिंदी का पाणिनि भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये है हमारी स्वरमाला, स्वरमाला से संबंधित जानकारियां, स्वर के भेद प्रभेद पर हमने चर्चा की, किस किस आधार पर भेद किए जाते हैं, किस आधार पर कौन सा भेद होता है। ये अक्सर आपसे पूछ लिया जाता है अलग अलग आधार पर कि इस आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं, या इसमें जो भेद है उसके आधार पर पूछ दिया जाएगा कि इसमें वर्तुल कौन सा है, प्रसरित कौन सा है, 4 ऑप्शन रहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर प्रश्न जो है आपके स्वरमाला से किए जाते हैं। टोटल से संबंधित भी प्रश्न किए जाते हैं, तो स्वरों की कुल संख्या जो निर्धारित की जाती है मानक व्याकरण में, मानक वर्णमाला में, वो 11 है। और मूल स्वरों की संख्या की अगर बात की जाए तो मूल स्वर 4 होते हैं, अ ई उ री। तो ये रही हमारी स्वरमाला। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग व्यंजन माला पर विशेष रूप से अध्ययन करेंगे, अलग अलग आधार पर, अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर, बाह्य प्रयत्न के आधार पर उसका वर्गीकरण होता है, घोषत्व के आधार पर भी पूछा जाता है, प्राणत्व के आधार पर भी पूछा जाता है। तो उन सभी बिंदुओं पर हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे व्यंजन माला पर। आज की क्लास में यहीं पे समाप्त करता हूं। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।